आपको बता दें कि बीजापुर की जो नक्सली मुठभेड़ अभी भी चल रही है, नक्सली कमांडर वेल्ला मोडियम उर्फ मंगू मोडियम ढेर कर दिया गया है। हमारे संवाददाताओं ने इस बारे में जानकारी दी और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। नक्सली कमांडर वेल्ला समेत 15 नक्सली ढेर की गए हैं। एक इनमें नाबालिग है, एक छात्र है और एक ग्रामीण की हत्या का मास्टरमाइंड था। ये वेल्ला संगठन में वेल्ला नक्सलियों का इंटेलिजेंस विंग का कमांडर था। यहां से इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप लगाइए। ना केवल कमांडर था, जो इंटेलिजेंस विंग है नक्सलियों की, उसका भी कमांडर था। ये CYPCM और IC कंपनी नंबर 2 का कमांडर भी था। मुठभेड़ में DRG के 3 जवान शहीद हुए हैं, 2 जवान घायल हुए हैं। मौके से AK-47, इंसास, SLR समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ी कामयाबी एक बार फिर से नक्सल ऑपरेशन को लेकर जो मुहिम चल रही है, जो हमारे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है, उसमें एक और बड़ी कामयाबी, वेल्ला मुडियम नाम का और मंगू मुडियम नाम का ये नक्सली मारा गया है। इनामी नक्सली है। हमारे संवाददाता विकास ने बताया 8 लाख का इस पर इनाम है। न केवल ये हथियारबंद यूनिट को हेड कर रहा था, बल्कि जो उनकी इंटेलिजेंस विंग है उसका भी ये कमांडर था। तो बड़ी कामयाबी यहां पर है। सीधे हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता पंकज का। पंकज, अब डिटेल्स और निकलकर सामने आई हैं। इंटेलिजेंस विंग का भी कमांडर और हथियार वाली यूनिट का भी ये लीडर था। कितनी बड़ी कामयाबी इसको आंका जाए इस तरीके से? देखिए, हमारे साथी विकास ने अभी जिस तरीके से बताया कि DVCM रैंक का था बिल्ला और उसकी काफी तूती बोलती थी और गंगालूर एरिया कमेटी का वो इंटेलिजेंस विंग को भी देखता था। तो जिस तरीके से बिल्ला को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की, जवानों के लिए यह एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन एक बात ये भी देखनी होगी कि जिस तरीके से नक्सली भी वहां पर सवेरे से मुठभेड़ कर रहे थे और 3 जवानों को शहीद कर दिया, तो इसका मतलब नक्सलियों की कोई ना कोई एक टुकड़ी अभी बची हुई है जिस तक जवान नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि उसके दूसरे ओर इलाके से देखा जाए तो बड़े नक्सलियों ने बड़े पैमाने पर बीजापुर और गंगालूर और साथ में जो जंगल का इलाका है उस इलाके से सरेंडर किया था। मगर फिर भी ये मुठभेड़ होना ये बताता है कि अभी भी कुछ ऐसे नक्सली बचे हैं जो अंदर के इलाके में संगठित हो रहे हैं और वो लगातार चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। तो ये जो इलाका है जो जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है सब गंगालूर और यहाँ पर भैरमगढ़ से जो केसपुतुल का इलाका पड़ता है, लगभग बीजापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और भैरमगढ़ से 15 से 16 किलोमीटर अंदर जंगल की ओर पड़ता है। जब जवानों को ये सूचना मिली कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर नक्सली संगठित होकर के मौजूद है, तो एक घेराबंदी ऑपरेशन चलाया गया जिसमें दंतेवाड़ा और बीजापुर का दोनों जिले का सहयोग लिया गया। STF, कोबरा, DRG कि लगभग दंतेवाड़ा से 100 जवानों की टुकड़ी और बीजापुर से 100 से 150 जवानों की टुकड़ी इस इलाके में निकली थी और जवान वहां पहुंच भी गए थे पिन पॉइंट लोकेशन पे जहां पर नक्सली बैठे थे। मगर दोनों ओर से फायरिंग हुई और नक्सलियों की भी तादाद संख्या 50 थी, 50 से 60 बताई जा रही थी, जिसमें से 15 नक्सलियों को मार गिराया गया। इसमें से कुछ महिला नक्सली भी हैं और सवेरे तक इनकी शिनाख्त होगी और इनकी प्रोफाइल खुल करके आएगी कि ये किस कैडर के नक्सली थे और कितना बड़ा नक्सलियों को इस इलाके में नुकसान हुआ है। जी जी, आता हूं मैं आपके पास पंकज। मैं सीधे विकास का यहां पर रुख करना चाहूंगा। विकास, संख्या नक्सलियों की हो गई है 15 और ये संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। सर्चिंग लगातार वहां पर है जारी। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है, क्या इस इलाके में बड़ी तादाद में नक्सली मौजूद थे जिनकी संख्या 40 से 50 भी हो सकती है? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से बटालियन का जो लीडर है हिडमा और जो देवा है, हिडमा मारा गया है और देवा का अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही और जिस तरह से लगातार माओवादी कमजोर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे माओवादी हैं जिनके पास ऑटोमेटिक वेपन है और वो लौट नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी मंशा साफ है। वो अभी भी भले बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस इलाके में, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि कंपनी नंबर 2 और प्लाटून की सक्रियता रही है, लेकिन अब बटालियन की भी कोई टीम इनके साथ आकर मिली है और यही वजह है कि जिस तरह से पूरे दिन ऑपरेशन हुआ है, पूरे दिन माओवादी लगातार जवानों के साथ लड़ते रहे हैं। तो क्योंकि जवानों की संख्या ज्यादा है, CRPF है, कोबरा है, DRG है और STF की भी टीम है। STF और कोबरा की जो टीम है वो विशेष महारत हासिल रखती है माओवादियों से उनके जंगलों में, उनके टेरेन में लड़ने के लिए। उसके बावजूद अगर दिन भर मुठभेड़ चलती है, 3-3 जवान शहीद हो जाते हैं, 2 जवान घायल हैं, तो इस तरह से समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं इस प्लाटून और कंपनी में अब बटालियन की भी हिस्सेदारी हो गई है और उनके द्वारा एक साथ होकर अगर बटालियन उनके साथ मिली होगी, तो निश्चित ही तौर पर 40 से 50 की संख्या हो सकती है।
कई बार हमें जानकारी नहीं मिल पाती। आपको बताऊं कि बीते दिनों अगर अबुझमाड़ में आपको याद हो, तुलतुली में 38 माओवादी मारे गए थे। तब हमें लगता था कि 38 की संख्या में माओवादी मारे गए, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि वहां पे 94 माओवादी थे, जिसमें केवल 38 ही मारे गए थे, जबकि उतनी सुदृढ़ घेराबंदी उस पूरे इलाके की जवानों के द्वारा की गई थी। यहाँ पर भी संभवतः 40 से 50 की संख्या रही होगी, और यही वजह है कि उसमें से अब तक 12 मारे गए। लेकिन अब हमारे साथी पंकज बता रहे हैं कि संख्या बढ़कर 15 हो गई है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि लगातार ऑपरेशन जारी है। जवान अभी भी मौके पर है, अभी तक शिनाख्ती भी नहीं हो पाई है, केवल वेल्ला मोरियाम की शिनाख्ती हो पाई है। तो जब जवान लौट कर आएंगे तब जाकर पता चलेगा कि मारे गए माओवादियों पर कुल इनाम कितना है, कितने बड़े स्तर पे और भी कैडर है। संभवतः यह भी कयास लगाया जा रहा है कि बापा राव जो कि डीकेएस जेडसी है, जिस पर कोशिश थी कि वो भी शायद सरेंडर कर दे, हो सकता है कि वो भी इस इलाके में सक्रिय रहा हो, तो वो भी मारा। विकास, आपने एक बात कही कि हिडमा भले ही ढेर हो गया, उसके साथ कुछ नक्सली भी मारे गए, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो अपने ऑपरेशंस को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को एक प्रकार से नई ऊर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि इनकी कोई बैठक यहां पर होने वाली थी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर? क्या ऐसा मुमकिन है कि हिडमा के बाद हायरार्की में जो लोग थे, उसके नजदीकी जो लोग थे, वो यहां पर इकट्ठा हुए हों? देखिए, अभी जो इलाका है और जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है और जो माहौल है, अभी बिल्कुल भी बैठक के लिए इनके पास उपयुक्त माहौल नहीं है, अनुकूल माहौल नहीं है। उस इलाके से ये मूव कर रहे थे, एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ। जिस तरह से बीते दिनों लगातार मीडिया में सुर्खियां बनी रही है खबर कि बटालियन नंबर 1 का कमांडर देवा कभी भी सरेंडर कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ यह भी जानकारी निकल कर आ रही थी कि देवा की टीम मूव करने की फिराक में। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देवा अपनी पूरी टीम को धीरे धीरे मूव कर रहा हो, क्योंकि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है उस इलाके में अब बैठक संभव नहीं। तो उस पूरे इलाके के चारों तरफ सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों के कैंप स्टेबल कर दिए गए हैं। वहां अगर कोई भी माओवादियों की बैठक होती है इस तरह से, तो निश्चित ही तौर पर उन्हें जान का खतरा बना होगा। माओवादियों को भी इस बात का इल्म है और यही वजह है कि वहां पे वो किसी भी तरह की बैठक आयोजित नहीं करेंगे। उस इलाके के आसपास नेटवर्क है, आने के लिए सड़क और बहुत आसानी से फोर्स वहां तक पहुंच सकती है। ऐसे में माओवादी कभी भी उस इलाके को अपने बैठक के लिए या रुकने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। माओवादी आज भी उसी पैटर्न में काम करते हैं। जो इलाका बेहद दुर्गम हो, बेहद अंदरूनी इलाकों में, उस इलाके पे वो अपनी बैठक आयोजित करते हैं। इसके पहले भी 2024 की जो बैठक हुई, जिसमें कई हिडमा को सेंट्रल कमेटी सदस्य बनाया गया, अबुझमाड़ और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बेहद कोर इलाके में वो बैठक हुई थी, जहां जवानों का तुरंत पहुंच पाना संभव नहीं था। ऐसे इलाकों में उनकी बैठकें होती है। ये इलाके से वो गुजर रहे थे, जिसकी जानकारी फोर्स को लगी और जिस आधार पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें सफलता तो मिली, लेकिन ये नुकसान उस सफलता से बड़ा हो गया। जी, मैं आता हूं आपके पास विकास। मैं पंकज का रुख करना चाहूंगा। पंकज, जैसा विकास बता रहे थे कि इस इलाके में बैठक वगैरह करना तो मुमकिन नहीं है, एक प्रकार का ट्रांजिट रूट ये इनका था और नक्सली प्रेफर करते हैं कि वो दुर्गम इलाकों के अंदर हाइडआउट्स देखें और वहां पर वो अपना इंतजाम देखें। अगर इस इलाके की हम बात करते हैं जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, कहा जा रहा है कि बीजापुर के बॉर्डर का ये इलाका है, तो ये टेरेन कैसा है, इसको जरा समझाइए, स्पेसिफाई कीजिए, कितना मुश्किल, कितना चुनौती भरा ये इलाका है? देखिए, भौगोलिक परिस्थिति से अगर देखा जाए तो ये जो केसपुतुल का इलाका पड़ता है, ये पहले नक्सलियों के लिए एकदम महफूज ठिकाना पड़ता था, मगर अब जवान भी इस इलाके तक पहुंचने लगे हैं। अगर आप साल भर की बात करेंगे तो नक्सलियों के जो बड़े कैडर के नक्सली हैं वो मारे गए हैं। यहाँ तक कि जो नक्सलियों का बड़ा कमांडर हिडमा है वो भी मारा गया है, जिसके बाद से नक्सलियों की कमर तो पूरी तरीके से टूट गई है। लेकिन फिर भी जैसे हमारे जो नक्सल मामलों के बड़े जानकार हैं विकास जी, वो बता रहे थे कि बस्तर के इलाके में अब भी कुछ नक्सली इतने बचे हुए हैं कि वो कहीं पर भी संगठित होकर के कोई भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से 100% नक्सलवाद को खत्म अभी ना माना जाए, क्योंकि बस्तर का जो जंगल है तो कई राज्यों की सीमा से भी जुड़ता है, जिसमें महाराष्ट्र भी आता है, तेलंगाना भी आता है, इधर उड़ीसा भी आता है, आंध्र की ओर भी आता है। तो नक्सली हमेशा इन इलाकों में सक्रिय होकर के कई वर्षों तक काम किए हैं। हालांकि साल भर में नक्सलियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन आज की या इस मुठभेड़ में जिस तरीके से देखने को मिला कि अगर नक्सली उस इलाके से अगर मूव भी कर रहे थे तो उनकी संख्या इतनी थी कि वो जवानों से दिन भर मुकाबला कर सके, तभी उन्होंने भी पलटवार किया और हमारे जो बहादुर 3 जवान हैं इस मुठभेड़ में शहीद हुए। जी पंकज, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि लगातार आप इस खबर को अपडेट कर रहे हैं, वहां से जैसे जैसे अपडेट आ रहा है और उससे पता चल रहा है कि ऑपरेशन में और क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं।
बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं, गोला बारूद बरामद हुआ है। नक्सलियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है। 15 नक्सली मारे गए हैं और अभी भी सर्चिंग जारी है। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारियां देने के लिए, और पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप खबर को अपडेट कर रहे हैं।